बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास 9 केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोबल मेटल की इनर्टनेस। इनर्ट मतलब कुछ मेटल ऐसी हैं जो आसानी से रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। ऐसी मेटल्स को नोबल मेटल्स के नाम से जाना जाता है। नोबल मेटल में हम दो मेटल्स को इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सिल्वर और गोल्ड। हम देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड की क्या क्या अहम खसूसियात हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। नोबल मेटल की इनर्टनेस। इनर्टनेस मतलब जो नोबल मेटल हैं वो इनर्ट हैं, वो रिएक्शन के अंदर आसानी से हिस्सा नहीं लेती। अब रिएक्शन के अंदर आसानी से हिस्सा क्यों नहीं लेती? क्योंकि ऐसी मेटल्स जिनके अगर हम वैलेंस शेल को देखें तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी होती है कि वो ना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है। मेटल का वैसे भी काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करती क्योंकि इनके अपने शेल में आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, तो लिहाजा ये आसानी से रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। इनको हम कम एक्टिव मेटल के नाम से भी जानते हैं। ये नोबल मेटल कहलाती हैं और ये इनर्ट है, मतलब ये आसानी से रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। और उसकी एक ही सबसे बड़ी अहम वजह और वो इनकी मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसको मैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कह सकता हूँ। तो इसकी बिना पर ये रिएक्शन के अंदर आसानी से हिस्सा नहीं लेती। ये जो नोबल मेटल है, नोबल मेटल असल में ट्रांजिशन एलिमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें हम सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, प्लाटिनम वगैरह की बात करते हैं। ये नोबल मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। तो नोबल मेटल को समझने से पहले, नोबल मेटल्स की खसूसियात को, उनके इस्तेमालात को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं क्या, क्योंकि नोबल मेटल्स असल में ट्रांजिशन मेटल्स ही कहलाती हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जानते हैं। किन को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी मेटल्स जिनमें डी और एफ सब शेल तकमील के अमल में हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाती हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं। ऐसी मेटल्स जिनमें डी और एफ सब शेल तकमील के अमल में हो। कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जिनमें डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जिनमें एफ सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो डी या एफ सब शेल में ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की बुनियाद के ऊपर हम इनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। एक तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स, दूसरी एफ ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स। अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स की इकसाम की बात करूं तो इनकी दो इकसाम होती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जिनमें डी या एफ सब शेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इस बुनियाद के ऊपर मैं ट्रांजिशन मेटल्स को दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। पहले नंबर पर मैं ट्रांजिशन मेटल्स को कहता हूं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, और एक टाइप होती है, एक किस्म होती है जिसको हम इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। आउटर ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। आउटर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ऐसी मेटल्स जिनमें डी सब शेल तकमील के अमल में हो, वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो ऐसी मेटल्स जिनमें डी सब शेल तकमील के अमल में हो,
और दूसरे नंबर पर ऐसी मेटल्स जिनमें एफ सब शेल तकमील के अमल में हो। इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इन ट्रांजिशन मेटल्स की ज़रा तरतीब को देखें तो मैं एक पीरियोडिक टेबल का खाका आपके सामने बनाने लगा हूँ, जिसकी मदद से मैं आउटर और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह भी बताऊँगा, लोकेशन बताऊँगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कहाँ पे होती हैं। तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरह से बनाएं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। जिसमें मैं कहता हूँ ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ये ग्रुप नंबर 12, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 और ये ग्रुप नंबर 18। ये इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। जबकि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आखिर पे 2 सीरीज़ बनाई गई हैं एलिमेंट्स की, और ये 15 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ हैं, 15 एलिमेंट्स की, जिनका पहला एलिमेंट, जिसमें से पहली सीरीज़ का पहला एलिमेंट लैंथनम है और आगे उस सीरीज़ में 14 एलिमेंट है, और फिर दूसरी सीरीज़ का पहला एलिमेंट एक्टिनम है और आगे उस सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट है। और इन सीरीज़ को हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये पहला एलिमेंट जो है इस सीरीज़ का, ये लैंथनम और एक्टिनम, जबकि आखिरी एलिमेंट इसी सीरीज़ का वो ल्यूटीशियम और लोरेंशियम है। ये है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल का एक अमूमी सा खाका है। अगर मैं इसमें बात करूं कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो पीरियड के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो चौथे, पाँचवें और छठे पीरियड्स के जो एलिमेंट हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास पहला पीरियड, ये मेरे पास दूसरा पीरियड, ये मेरे पास तीसरा पीरियड, ये मेरे पास चौथा पीरियड है, यहाँ से लेकर ये आखिर तक। चौथे के बाद ये पाँचवा पीरियड, ये छठा पीरियड और छठे से नीचे सातवां पीरियड। तो ये इस तरह से तकसीम किया गया हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। ये एलिमेंट्स की तरतीब है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये एक अमूमी सा खाका बनाया गया आपके सामने। तो इसको हम कहते हैं पीरियड के लिहाज से अगर तकसीम की जाए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो चौथे, पाँचवें और छठे सीरीज़ के एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 12 तक चलते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। असल में अगर हम बात करें छठे पीरियड की, तो छठे पीरियड का जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो लैंथनम है। ये लैंथनम अलहदा से 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ बनाता है। इसी तरह से सातवें पीरियड का जो पहला एलिमेंट है ये एक्टिनम है, और ये आगे 14 एलिमेंट्स की 12वें ग्रुप तक 14 एलिमेंट्स, मतलब एक्टिनम अपनी तरह की खसूसियात रखने वाले 14 मज़ीद एलिमेंट की एक सीरीज़ बनाता है जो लोरेंशियम तक चलती है, जिसको एक्टिनाइड सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो लिहाजा अगर हम बात करें पीरियड नंबर 4, 5 और 6 में, इन 3 पीरियड के एलिमेंट्स ट्रांजिशन और ये आउटर ट्रांजिशन है। अब चूँकि इन आउटर ट्रांजिशन के अंदर ही ये लैंथनम अलहदा से सीरीज़ बना रहा है, एक्टिनम अलहदा से सीरीज़ बना रहा है, चूँकि ये वाले ट्रांजिशन इन बाकी ट्रांजिशन के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एफ सब शेल जो है वो तकमील के अमल में होता है, जबकि ये बाकी तीसरे, चौथे, पाँचवें पीरियड के एलिमेंट्स में से जो डी सब शेल है वो तकमील के अमल में होता है।
अगर हम इसकी तरतीब की बात करें तो जो चौथा पीरियड है ये स्कैंडियम से शुरू होता है और स्कैंडियम से लेकर ये जिंक तक चलता है। अगर हम पाँचवें पीरियड की बात करें तो ये यूट्रियम से शुरू होता है और ये कैडमियम तक चलता है। और अगर छठे की बात करें तो लैंथनम पहला इसका एलिमेंट है, उसके बाद हॉफमैन, और ये मज़ीद आगे चलते चलते मरकरी के ऊपर ख़त्म होता है। तो ये इस तरह से तरतीब है। तो ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यूट्रियम से लेकर ये कैडमियम तक, और लैंथनम के बाद से लेकर ये मरकरी तक के जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं। इन आउटर ट्रांजिशन के अंदर ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये अलहदा से 14 एलिमेंट की सीरीज़ बनाते हैं। इस वजह से चूँकि ये आउटर के अंदर है, मतलब इन बाकी ट्रांजिशन के अंदर ये अलहदा सीरीज़ बनती है, इस वजह से ये इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो ये मैंने आउटर और इनर ट्रांजिशन की एक तरतीब बताई है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये जो आउटर ट्रांजिशन है इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक क्यों? क्योंकि इनके अंदर डी सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर रहा होता है या मौजूद होता है। जबकि ये वाले क्या कहलाते हैं, नीचे वाले, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर मौजूद होता है, एफ सबशेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो पहले दो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसमें जो आखिरी 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये इसमें से हम बात कर रहे हैं सिर्फ किन की, जो ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन जो है वो तीसरे से लेकर 12 तक। अगर मैं इसमें नोबल मेटल की बात करूं तो अगर मैं ये ट्रांजिशन की मैंने बात की, ट्रांजिशन मेटल में ये 3 सीरीज़ हैं, मतलब ये जो चौथे, पाँचवें और छठे पीरियड के एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक, जिनको मैं डी ब्लॉक के नाम से जानता हूँ। तो 3 सीरीज़ बनती हैं, चौथे, पाँचवें और छठे पीरियड, 3 सीरीज़। चौथे पीरियड की ये जो सीरीज़ है स्कैंडियम से जिंक तक, इसको मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहता हूँ, जबकि यूट्रियम से जो कैडमियम तक है इसको मैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहता हूँ, और इसी तरह से लैंथनम से लेकर ये मरकरी तक जो होगी इसको मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम से जानता हूँ। तो 3 ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात करूँ तो जिंक से जो पहले है मेरे पास कॉपर, जिंक से पहले आता है कॉपर, कॉपर की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें और गोल्ड की बात कर लें। ये 11वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तीनों, ये 11वां ग्रुप होता है। तो 11वें ग्रुप के अंदर ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों में से अगर मैं पहली ट्रांजिशन की सीरीज़ की बात करूं यानी कि कॉपर की बात करूं, तो कॉपर जो है वो अपने बाकी ट्रांजिशन सीरीज़ में पाए जाने वाले बाकी एलिमेंट्स की निस्बत कम रिएक्टिव होता है, कि बाकी एलिमेंट्स जो है वो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो मैं इधर ये बात भी लिख सकता हूँ कि पहली ट्रांजिशन सीरीज़ में कॉपर के अलावा बाकी एलिमेंट्स एक्टिव मेटल्स के तौर पर काम करती हैं। एक्टिव मेटल के तौर पर काम करने से मुराद ये है कि जैसे दूसरी मेटल्स आम हालात में रिएक्शन कर सकती हैं, तो वो बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी आम हालात के अंदर रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन कॉपर के अलावा कॉपर की जो कन्फिग्रेशन है वो उसको ज़्यादा स्टेबल करती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता। तो अगर मैं 11वें ग्रुप के एलिमेंट्स की, टोटल 11वें ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूँ तो इसमें सिल्वर और गोल्ड ये मज़ीद कम एक्टिव एलिमेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो 11वें ग्रुप के एलिमेंट्स में से सिल्वर और गोल्ड ये निस्बतन कम एक्टिव
मेटल्स हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खारिज नहीं करती। चूँकि ये एलिमेंट्स जो हैं, मैं 11वें ग्रुप के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों एलिमेंट्स में से अगर मैं सिर्फ ये दूसरे दो एलिमेंट्स की बात करूँ, सिल्वर की और गोल्ड की, तो कॉपर की निस्बत ये दोनों मज़ीद कम रिएक्टिविटी ज़ाहिर करती हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं कर सकती। और अगर मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करूं स्कैंडियम से जिंक तक, तो सिर्फ कॉपर ही एक ऐसी है जो थोड़ी सी कम एक्टिव है, बाकी जो है वो एक्टिव मेटल्स की तरह रवैया ज़ाहिर करती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स, और पीरियड की अगर हम बात करें तो चौथे पीरियड से छठे पीरियड तक के जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक, जबकि छठे पीरियड में तीसरे ग्रुप का जो तीसरे ग्रुप का मेंबर है छठे पीरियड का, और तीसरे ग्रुप का जो मेंबर बनता है और सातवें पीरियड में जो तीसरे ग्रुप का मेंबर बनता है, ये अलहदा से 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ बनाते हैं। और वो सीरीज़ के अंदर उन एलिमेंट्स के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो चूँकि एफ सब शेल के अंदर तकमील तक पहुँच रहा होता है, एफ सब शेल के अंदर मौजूद होता है, इस वजह से वो एफ ब्लॉक कहलाते हैं और इनको इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। जबकि इसके अलावा बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनमें से हमने सिल्वर की, गोल्ड की और प्लाटिनम जैसे नोबल मेटल्स की खसूसियात को और उनके इस्तेमालात को यहाँ पे तफसील से समझना है। सिल्वर से अगर हम पीछे आएँ एक एलिमेंट, तो सिल्वर से पीछे प्लाटिनम पाया जाता है जिसका सिंबल PT है। हमने इन तीन एलिमेंट्स की खसूसियात को यहाँ पर तफसीलन समझना है। इन तीन एलिमेंट्स की खसूसियात क्या होती हैं और इन तीन एलिमेंट्स की इस्तेमालात क्या क्या। सबसे पहले हम इन तीन में से सिल्वर के बारे में शुरू करते हैं। सिल्वर की खसूसियात और सिल्वर के इस्तेमालात की बात करते हैं। सिल्वर के हवाले से अगर बात करें तो ये पहले तो मैं पोजीशन के लिहाज से अगर बताता चलूँ तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 5वें पीरियड में पाया जाता है, और अगर ग्रुप के लिहाज से बात करें तो ये 11वें ग्रुप का हिस्सा होता है। तो पीरियड नंबर 5 है, इसका ग्रुप नंबर 11 है। सिल्वर का जो लातीनी नाम है ये अर्जेंटम है, जबकि इसका जो इंग्लिश नाम है, अंग्रेज़ी नाम जो है सिल्वर का वो सिल्वर ही है, जबकि इसका जो उर्दू नाम है इसको चांदी बोला जाता है। तो मैंने तीनों नाम आपको बताए हैं सिल्वर के लातीनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में, और उर्दू में क्या नाम इसका रखा गया है, चांदी। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 47 है। अगर सिल्वर के एटॉमिक मास की बात करें तो 107.8 ग्राम फी मोल ये इसका एटॉमिक मास है, जिसको मास नंबर के नाम से भी आप जानते हैं। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो तकरीबन 122 किलोजोल फ़ी मोल के करीब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 1.93 के करीब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की भी अहम ख़ासियतें ये रखता है सिल्वर। मैं इसकी कुछ अहम खसूसियात की बात करता हूँ। यहाँ पर हम इसकी खसूसियात और इसके इस्तेमालात को ज़रा तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं सिल्वर की खसूसियात लिखता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी अहम खसूसियात सिल्वर ज़ाहिर करता है, जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि ये मुख्तसर सवाल के तौर पर ये इसकी खसूसियात पूछी जा सकती हैं। तो सिल्वर जो है अगर हम इसकी ज़ाहरी सूरत के लिहाज से बात करें तो ये सिल्वर सफ़ेद चमकीली मेटल है, सफ़ेद है और चमकीली है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रोशनी पड़े या कुछ हो तो फिर ये चमक पैदा करती, नहीं, आम हालात में भी ये चमकदार होती है। मेटल तो वैसे ही चमकदार होती हैं, लेकिन सिल्वर आम हालात में भी क्या है, ये चमकदार होती है। दूसरे नंबर पर चूँकि मेटल है तो सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी और हरारत की
अच्छी कंडक्टर है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से गुजर सकती है, बिजली आसानी से गुजर सकती है, हरारत भी आसानी से। कंडक्टर किसी ऐसी शय को कहते हैं जिसमें से करंट यानी कि बिजली या हरारत हीट ये आसानी से गुजर सकती हों। तो आप सिल्वर को पकड़ें, उसका सिल्वर रॉड है अगर आपके पास, तो उसका एक किनारा गर्म करना शुरू कर दें। आप ये देखेंगे कि हीट उस रॉड में से हरकत करते करते गुजरते हुए आपके दूसरे हाथ में मौजूद किनारे तक पहुंच जाएगी और आपके हाथ को महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये इसमें से हरारत गुजर सकती है। इसी तरह से इसमें से बिजली भी गुजर सकती है। तो ऐसी अशिया जिनमें से हरारत और बिजली दोनों गुजर सकती हैं हम उनको कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल वैसे भी कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं या रवैया ज़ाहिर करती हैं। तो सिल्वर एक चूँकि मेटल भी है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली हरारत का एक अच्छा कंडक्टर भी है। इसके अलावा सिल्वर मैलिबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। अब मैलिबल से क्या मुराद है? मैलिबल से मुराद ऐसी चीज़ जिसको कूट कर उसकी चादरें बनाई जा सकती हों, जिसको कूट कर उसकी चादरें बनाई जा सकती हों, ऐसी खसूसियत को मैलिबल बोला जाता है। जबकि डक्टाइल ऐसी खासियत होती है जिसमें हम किसी चीज़ को खींच कर उसकी तारें बना सकते हों, खींच कर उसकी तारे बना सकते हो। तो चूँकि ये एक मेटल है और सिल्वर जो है मैलिबल भी है, डक्टाइल भी है, इसको कूट कर इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। ऐसे दरवाज़ों की शक्ल में होगी, खिड़की की शक्ल में होगी। तो ये जो मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं सिल्वर वगैरह के, चादरें होती हैं, ये चादरों की शक्ल में असल में होती हैं। हमने इनको कूट कर इनकी चादर बनाई होती है, इनकी एक हमवार सतह हासिल की होती है। जबकि डक्टाइल की अगर बात करें तो इनको खींच कर इनको लंबा किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हासिल करने की सलाहियत रखती हैं, तो हम खींच कर इनकी तारें भी बना सकते हैं। तो ये एक सफ़ेद चमकीली मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हरारत की अच्छी कंडक्टर है, ये मैलिएबल भी होती है, ये डक्टाइल भी होती है। अगर हम मज़ीद बात करें सिल्वर की, इसकी खसूसियात के लिहाज से कुछ इसकी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए, तो सिल्वर मुख्तलिफ ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की तह चढ़ जाने की वजह से कम रिएक्टिव हो जाती हैं। अब इस बात से क्या मुराद है? मतलब ये कि आप मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा मौजूद है। जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में थोड़ी सी सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बना देती है। अब यही सिल्वर ऑक्साइड, इस सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर इस बाकी बची हुई सिल्वर के ऊपर इस तरह से एक तह की शक्ल में जम जाती है। जब जो थोड़ा सा सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर ऑक्साइड में तब्दील हुआ, वही सिल्वर ऑक्साइड बाकी बची हुई सिल्वर के ऊपर एक तह बना देती है। इस तह की वजह से अंदर मौजूद जो बाकी सिल्वर है वो आसानी से अब रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि किसी ऑक्साइड या सल्फाइड की तह चढ़ जाने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, कम रिएक्टिव हो जाती हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो इनकी सिल्वर की जो पॉलिश शुदा सतह ये रोशनी की अच्छी रिफ्लेक्टर है। इनकी पॉलिश शुदा सतह रोशनी की अच्छी रिफ्लेक्टर्स होती हैं। मतलब
वैसे भी मेटल की सतह जो है वो चमकदार होती है, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये और ज़्यादा चमकीली हो जाती हैं, उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर हमने सिल्वर की सतह को पॉलिश किया हुआ है तो इसकी सतह मज़ीद चमकदार हो चुकी होगी। अगर हम इसके ऊपर लाइट गिराएंगे तो उस लाइट को ये फ़ौरन क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और हम इनको रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं इनकी इस खासियत को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो नॉर्मल हालात में एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हवा का सिल्वर के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो नॉर्मल हालात में हवा का सिल्वर पर कोई असर नहीं होता। नॉर्मल हालात के अंदर सिल्वर जैसी है वैसी पड़ी रहती है। ऐसे नहीं है कि किसी न किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले लें या इसकी तबई हालत चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए। मतलब नॉर्मल हालात के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिल्वर के साथ हवा किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल हालात में। लेकिन अगर हम कुछ मखसूस किस्म के हालात पैदा कर देंगे तो उस चक्कर में, उस हालत में फिर सिल्वर जो है वो किसी न किसी किस्म का रिएक्शन ज़रूर ज़ाहिर कर सकती है। अगर हम बात करें कि सिल्वर किसी भी सल्फर पर मुश्तमिल कंपाउंड जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में धुंधला जाती है। अगर सिल्वर का सामना किसी ऐसे कंपाउंड के साथ हो जिसके अंदर सल्फर मौजूद है तो सल्फर सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिसकी वजह से जो सिल्वर की अपनी ज़ाहरी रंगो सूरत या जिसामत होती है वो गदली होना शुरू हो जाती है, मैली या ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि धुंधलाना शुरू हो गई है। तो किसी सल्फर मुश्तमिल कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करके उसकी मौजूदगी में धुंधली होती चली जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सल्फर मौजूद है। सिल्वर का सामना अगर ऐसे किसी कंपाउंड के साथ होगा तो उसमें से ये सल्फर के साथ मिलकर इसकी सरफेस ख़राब, इसकी सतह ख़राब होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये धुंधला होना शुरू हो जाएगी, मैला या गदला होना शुरू हो जाएगी। ये सिल्वर की कुछ अहम खसूसियात हैं। इससे आगे हम सिल्वर के इस्तेमालात पढ़ेंगे और सिल्वर के इस्तेमालात के साथ साथ हम गोल्ड के और प्लाटिनम की भी खसूसियात और इस्तेमाल का जायज़ा लेंगे। मज़ीद आगे सिल्वर के इस्तेमालात, सिल्वर की खसूसियात के बाद इसके इस्तेमालात की तरफ आते हैं। सिल्वर ये नरम होने की वजह से इसको शाज़ो नादर ही खालिस हालत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नरम है तो खालिस हालत के अंदर वो पायदारी नहीं रहती। लिहाजा सिल्वर को इस्तेमाल करने के लिए हम सिल्वर का किसी दूसरे मेटल के साथ एक अलॉय बना लेते हैं और इसको ज़्यादातर अलॉय की शक्ल के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। अलॉय की शक्ल में जो खसूसियात होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। जिस चीज़ को बनाना हो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सिल्वर की फ़ीसद मिकदार को और साथ वाले मेटल की फ़ीसद मिकदार का तखमीना लगाते हुए हम एक अलॉय बना लेते हैं और अलॉय की शक्ल में फिर हम उन कंपाउंड को मज़ीद आगे इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर नरम होने की वजह से इसको उसी हालत में, खालिस हालत में इस्तेमाल बहुत कम है कि किया जाए, वगरना इसकी अलॉय बना ली जाती है। दूसरे नंबर पर वसी पैमाने पर कॉपर के साथ सिल्वर के अलॉय बनाए जाते हैं। ज़्यादातर इसके अलॉय बनाने के लिए कौन सी दूसरी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर। कॉपर और सिल्वर के मिलाने से जो अलॉय बनता है, इस अलॉय को हम किस मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इनको सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको सिल्वर के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या और आराइशी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो घरों के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए हम लगाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें।
उनको बनाने के लिए हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिल्वर का मिलाप कौन सी दूसरी मेटल के साथ ज़्यादा तौर पर किया जाता है? कॉपर के साथ। ये जो सिक्के भी होते हैं तो असल में ये सिल्वर और कॉपर का ही मिलने वाला एक अलॉय होता है जिनके सिक्के बनाए जाते हैं, या सिल्वर के बर्तन, उनमें भी सारी की सारी खालिस हालत के अंदर सिल्वर नहीं पाई जाती, बल्कि सिल्वर के साथ कॉपर को ही मिलाकर वो बर्तन बनाए जाते हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरों के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा जो सिल्वर के कंपाउंड हैं, इनको वसी सिल्वर के कंपाउंड्स को फोटोग्राफिक फिल्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो फ़िल्म इस्तेमाल होती है जिसकी मदद से हमें इमेजेस या तस्वीरें वगैरह नज़र आती हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मदद से हम वो स्ट्रिप्स बनाते हैं, वो फ़िल्में बनाते हैं जहाँ से आगे हमें मुख्तलिफ़ तस्वीरें हासिल होनी होती हैं। और इसी तरह दांतों की तैयारी के अंदर भी सिल्वर के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने तार लगवानी हो दांतों को सीधा करने के लिए तो वो तार जो है उनको बनाने के लिए सिल्वर के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अलावा जो दूसरे दांत तैयार करने हो जो नकली लगाए जाते हैं उनको बनाने के लिए सिल्वर के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेंटल फील्ड के अंदर दांतों की तैयारी में और फोटोग्राफिक फिल्म के तैयारी के अंदर जो है वो हम सिल्वर के कंपाउंड्स को बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आईने की सन्नत की बात करें तो आईना बनाने के लिए भी सिल्वर का इस्तेमाल बड़ा अहम है। इसको हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर के नाम से भी जानते हैं। हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं शीशे की सन्नत के अंदर, और शीशा बनाने के लिए सिल्वर और इसके कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में सिल्वर ठोस हालत में हमारे पास एक आईना बनाते हुए इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम ये आईने की सन्नत के अंदर फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिल्वर के कुछ अहम इस्तेमाल हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहात के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं दूसरी नोबल मेटल की तरफ, जो कि क्या है? गोल्ड। अगर हम इसके लातीनी नाम की बात करें तो गोल्ड का लातीनी नाम है आरम, जिसको अगर हम स्पेलिंग के लिहाज से देखें तो AURUM, और इसी लतीनी लफ्ज़ से इसका सिंबल भी उठाया गया है। इन पहले दो अल्फाजों को मिलाकर इसका सिंबल बनाया जाता है गोल्ड का AU, ये गोल्ड का सिंबल है। तो वो असल में इसके लतीनी ज़ुबान से लिया गया है। इंग्लिश में हम, अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसको गोल्ड कहते हैं इस धात को, जबकि उर्दू ज़ुबान में हम इसको सोने के नाम से जानते हैं। तो इसका सिंबल भी आपको पता चल चुका है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर है 797979। अगर मैं इसके एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करूं तो वो तकरीबन 196.9 ग्राम फी मोल है इसका मास जो है, जिसको मैं 197 ग्राम फी मोल भी कह सकता हूं। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन की बात करें तो छठे पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। पीरियड के लिहाज से, अगर ग्रुप के लिहाज से बात करें तो ये 11वें ग्रुप का एलिमेंट है गोल्ड। इसके अलावा अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो तकरीबन 1064.3 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 2700 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो 1.93 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो तकरीबन 122 पिकोमीटर के करीब इसका साइज़ भी है। तो ये गोल्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात थी। अब हम यहाँ पे जो हमने पढ़ना है अपनी टेक्स्ट बुक के लिहाज से, वो हमने गोल्ड की खसूसियात और इसके इस्तेमालात के बारे में पढ़ना है। मैं सबसे पहले गोल्ड की खसूसियात से शुरू करता हूँ। गोल्ड, सबसे पहले अगर हम इसकी ज़ाहरी सूरत की बात करें तो गोल्ड पीले रंग की एक नरम मेटल है। ये भी नरम है। इसकी रंगत किस तरह की होती है? पीली। अगर हम मेटल में से हिसाब लगाएं तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई है तो वो गोल्ड है। मैलिएबल का मतलब जिसको हम कूट कूट कर जिसकी चादर बना सकते हो, और डक्टाइल का मतलब जिसको खींच कर तारे बनाई जा सकती हो, तारों में तब्दील किया जा सकता हो। तो जितनी ज़्यादा मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी होगी किसी मेटल की, हम कहेंगे कि वो मेटल उतनी ही ज़्यादा अच्छी मेटल या इनर्ट मेटल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम इसकी इस खसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए नोट करें तो हम देखते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में अगर आप गोल्ड लें, सिर्फ 1 ग्राम, तो 1 ग्राम गोल्ड को खींच कर 1.5
किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर लंबी तार उसकी बनाई जा सकती है। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस को हासिल कर सकती हैं, उसको जज़ब कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन को जज़ब करने के काबिल होती हैं ये। और ये खसूसियत इनकी मैलिएबल और डक्टाइल होने की वजह से ही है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम खींच कर इसकी लंबी तार बना सकते हैं और तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक इसकी लंबी तार बनाई जा सकती है। इसके अलावा गोल्ड जो है वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, इनर्ट है। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करती। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव है या कम एक्टिव है, आसानी से रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती। अगर हम एटमॉस्फेयर के लिहाज से बात करें तो गोल्ड के ऊपर फ़िज़ा का कोई किसी किस्म का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर इसको रखें तो गोल्ड की सतह जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। हम आराइश के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, आराइशी चीज़ों के तौर पर गोल्ड का ज्वेलरी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो असली सोना होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसकी रंगत, उसकी आबोताब बिल्कुल वैसे ही रहती है कई अर्सा गुजरने के बाद भी। इसका मतलब कि फ़िज़ा का इसके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं है। चूँकि ये इनर्ट भी है, आसानी से रिएक्शन नहीं भी करती, इस वजह से भी फ़िज़ा का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दूसरे नंबर पर अगर हम मज़ीद देखें तो मिनरल एसिड्स का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, अल्कलीस का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मिनरल एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड्स की मिसालें हैं। तो मिनरल एसिड में हम लिख सकते हैं, मिनरल एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड, मिनरल एसिड में हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और मिनरल एसिड के अंदर लिखा जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों मिनरल एसिड है। ये भी आसानी से गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब ये हालांकि बड़े ताकतवर एसिड होते हैं जो फ़ौरन रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, लेकिन गोल्ड की इनर्टनेस इतनी ज़्यादा है कि वो इनके साथ भी रिएक्शन नहीं करती। इसी तरह से अल्कलीस का भी कोई असर नहीं होता। अल्कलीस कहते हैं बेस को। तो जो ताकतवर बेस होती है, जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये सारी अल्कलीज हैं। तो इन अल्कलीज का भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई असर नहीं होता, जिससे हम इसकी इनर्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसानी से रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती है जो गोल्ड है। ये थी इसकी गोल्ड की कुछ अहम खसूसियात। मज़ीद हम गोल्ड के इस्तेमालात की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका आम ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल बड़ा आम है। तो हम जानते हैं कि गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, तो इसकी इस इनर्टनेस की वजह से इसको ज़ेवरात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये मेटल ज़ेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ख़ूबसूरती ज़ाहिर करने के लिए हम ये ज़ेवरात जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इनको बनाने के लिए हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पायदारी को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी कुछ अहम खसूसियात इनको मद्देनज़र रखते हुए हम ज़ेवरात बनाने के अंदर गोल्ड का बड़े पैमाने के ऊपर, वसी पैमाने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है कि चूँकि नरम होती हैं, तो लिहाजा नरम होने की वजह से हम इनको खालिस हालत के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सिल्वर के बारे में आपने पढ़ा कि ये भी नरम है, तो शाज़ो नादरी खालिस हालत में इस्तेमाल होती है। तो गोल्ड भी नरम होने की वजह से इसको हम खालिस हालत के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। असल में गोल्ड का जो खालिसपन है उसको केरात से ज़ाहिर किया जाता है। अगर आपके पास 24 केरात गोल्ड हो तो हम कहते हैं कि ये खालिस गोल्ड है, जिसमें 24 के 24 हिस्से गोल्ड के ही हैं। लेकिन ज़्यादातर हम ज़ेवरात बनाने के लिए या इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाने के लिए जिनमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हम 22 केरात गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। और 22 केरात गोल्ड से मुराद ये है कि सोना बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए जो 24 हिस्से हैं, 24 में से 22 हिस्से गोल्ड है, जबकि बाकी 2 हिस्से किसी दूसरी मेटल के उसके साथ इस्तेमाल किए गए हैं। वो दूसरी मेटल सिल्वर या कॉपर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो जो 24 केरात गोल्ड होता है वो खालिस सोना होता है, और जबकि जो 22 केरात गोल्ड है उसके अंदर 2 हिस्से सिल्वर या कॉपर जैसी धातुओं के भी पाए जाते हैं। ये सिर्फ इनकी इनर्टनेस को मद्देनज़र रखते हुए ही ये जो मिकदारें हैं इनको थोड़ा सा तब्दील किया जाता है। इसके अलावा निकल, प्लाडियम या कैडमियम वगैरह के साथ भी गोल्ड का हम एक अलॉय बना लेते हैं, जिसको हम सफ़ेद गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। खैर, इसके अलावा हमने कहा कि कॉपर, सिल्वर,
या किसी भी दूसरी मेटल के साथ हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गोल्ड का अलॉय बनाकर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसकी वजह से है, सिर्फ गोल्ड की इनर्टनेस की वजह से है। चूँकि गोल्ड रिएक्शन के अंदर एक तो आसानी से हिस्सा नहीं लेती, दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी फितरत की बात करें, इसकी ज़ाहरी सूरत की बात करें तो ये इंतहाई नरम है। नरम होने की वजह से हम इसको ये चीज़ें बनाने में इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए हम या तो सिल्वर कॉपर का सहारा ले लेते हैं और इसकी मदद से इनका इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमने सफ़ेद गोल्ड बनाना हो तो सफ़ेद गोल्ड बनाने के लिए हम निकल कॉपर या निकल कैडमियम या प्लाटियम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने नोबल मेटल की इनर्टनेस और पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन को ज़रा तफसील के साथ समझा और साथ ही साथ सिल्वर और गोल्ड की अहम खसूसियात और इनके इस्तेमालात का भी जायज़ा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।